नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। हम देखेंगे भारत के कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में देखेंगे। इस वीडियो में बंदरगाहों से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके मन में है सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से बंदरगाह भारत में जो हैं वो प्रमुख हैं, और इनमें जो बंदरगाह मैप में दिए गए हैं आगे चल करके इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी हम एक एक के बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो ये देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। इधर मैप बना हुआ है इंडिया का, उसमें जो है राज्यवार जो है वो आंकड़े दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की। किसकी बात करेंगे? गुजरात की। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में अगर जो हम देखेंगे तो कांडला बंदरगाह, जिसको दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं, ओरखा, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, ममरोल, कैम्बे, मुंद्रा, भड़ोच, सूरज और सूरत और दहेज, इतने सारे बंदरगाह कहाँ पर हैं? ये गुजरात में है। उसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में बंदरगाहों की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र में जब हम देखेंगे तो माहिम बंदरगाह, मुंबई, श्रीवर्धन, मरुड़, रत्नागिरी, अलवन, नाहवा सावा, इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, और वधावन, ये सब कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारे तो नहीं, लेकिन इसमें से देखिए मुंबई याद रखें, माहिम कभी कभी आ सकता है, और ये नहवा शोवा तो इंपॉर्टेंट है ही, जिसका नया नाम भी पूछा जा सकता है जी, ये भी याद रखेगा। गोवा में हम जब देखेंगे तो गोवा में सिर्फ एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो गोवा में जो पड़ता है वो पड़ता है जो है वो है मारमुआ गांव, जो कहाँ पर है? गोवा में है, याद रखेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कर्नाटक में। तो कर्नाटक की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से बंदरगाह हैं? तो कर्नाटक में जो बंदरगाह हैं उसमें हम जब बात करेंगे तो कारगाड़, बेलेकरी, होनावर, भटकल, कुंडापुर, अंगरकट्टा, मालपे, न्यू मैंगलोर, इतने सारे बंदरगाह। अब इसमें से देखिए लगभग सारे तो आपको नहीं जानना है, लेकिन इसमें से जैसे देखिए कौन कौन से, भटकल आप याद रख सकते हैं, और न्यू मैंगलोर आपको याद रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप मालपे वगैरह चाहें तो याद कर, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है। केरल में बात करेंगे तो केरल में कासरगोड, कन्नूर, बड़गरा, पोन्नारी, कोचीन, एलेप्पी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? कासरगोड, कन्नूर, बड़गरा, पोन्नारी, कोचीन, अलेप्पी, क्विलोन और तिरुवनंतपुरम, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? ये सारे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, इसमें से देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसमें से आप याद रखिएगा कासरगोड इंपॉर्टेंट है, और जो आप याद रखिएगा जैसे बड़गरा आप या नहीं है, समझा नहीं जानना आपको। एलेप्पी याद रखिएगा, कन्नूर याद रखिएगा, और कोचीन याद रखिएगा। बाकी तिरुवनंतपुरम तो आप जान ही जाएंगे। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की जब बात आएगी तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? तो देखो कोलकाता, हल्दिया, ताजपुर है, ये ताजपुर, ताजपुर है, और गंगा सागर, इतने सारे हैं। कहाँ पर हैं? जो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ये रहा पश्चिम बंगाल का मैप। और उड़ीसा में देखेंगे तो देखो पारादीप आता है, पुरी है, गोपालपुर है, कलिंगा है, और छतरपुर है। इसमें से देखिए जो पारादीप है सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी की आप पूरी भी इम्पोर्टेंट, लेकिन पारादीप आपको याद रखना है। ये रहा उड़ीसा। एरो से आप समझ जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, निजामपट्टनम, रमैयापट्टनम, कृष्णापट्टनम। देखिए पत्तनम करके जब अधिकतर आते हैं तो वो उसका आंसर आंध्र प्रदेश ही होता है। तो लेकिन ये जरूरी नहीं, लेकिन अधिकतर में ऐसा देखा गया है। तो देखिए अब जैसे विशाखापट्टनम तो आपको याद ही रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, और एक काकीनाडा प्रश्न आ सकता है, जूट के लिए जाना था। देखिए इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो है विशाखापट्टनम है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो कन्याकुमारी, तूतीकुरिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, टोंडी, एन्नौर, नागापट्टनम, मामल्लपुरम, चेन्नई, पूमपुहर और कुडालोर। अब इसमें से इंपॉर्टेंट देखें तो देखिए इसमें से तूतीकुरिन आपको याद रखना है, टोंडी याद रखना है, एन्नौर याद रखना है, और चेन्नई तो आपको याद ही रखना है। इतने सारे इंपॉर्टेंट। अब ये तो हो गए सारे बंदरगाह जो
पूरे भारत के मैप में आपको जानने हैं। और देखिए परीक्षा के जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा है, तो आपको इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से किस राज्य में स्थित है। आपसे कोई मिलाने के लिए आ सकता है कि कलिंगा, रमैयापत्तनम, पूमपुहर, बड़गरा, इस तरीके से आ सकता है। एक तरफ राज्य दे देगा, एक तरफ आपको बंदरगाह के नाम दे देगा। तो जब इन बंदरगाहों के बारे में आप नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर कैसे करेंगे, तो इसलिए आपको इनके बारे में जानना है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, अब आइए इनके जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके जो क्या क्या उनकी खासियत है उनके बारे में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये जानना है बंदरगाह होता क्या है। आप सबसे पहले ये देख लीजिए। देखिए सबसे पहले देखेंगे तो बंदरगाह वह स्थान होता है जहाँ समुद्री जहाज ठहरते हैं, माल का लदान और उतराई होती है। यह समुद्री व्यापार एवं यातायात के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए बंदरगाह शब्द जो है फारसी शब्द के बंदर से बना है, जिसका अर्थ है जहाँ रुकते हैं, जहाँ जहाज रुकते हैं उसको बंदर, और गाह मतलब स्थान, मतलब वह स्थान जहाँ पर जहाज ठहरते हैं। जहाज ठहरने के स्थान को बंदरगाह बोला जाता है। प्रकार की बात करेंगे तो जो बंदरगाह हैं उनके प्रकारों में देखेंगे तो प्राकृतिक बंदरगाह, और प्राकृतिक बंदरगाह मतलब वो बंदरगाह जो प्राकृतिक संरचना के कारण जहाज़ों के ठहरने के लिए सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं। जैसे मुंबई बंदरगाह हो गया, कौन सा, मुंबई बंदरगाह हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे, देखिए प्राकृतिक बंदरगाह जो प्रकृति के बने गए हैं, याद रखिएगा, जो प्राकृतिक संरचना कारण। कृत्रिम बंदरगाह जो मानव निर्मित होते हैं और अतिरिक्त संरचनाओं का उपयोग करते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब देखिए इसमें भी और जब डिवीजन कर सकते हैं तो इसमें देखिए सैन्य बंदरगाह भी हो सकता है। और भी हम जब डिवीज़न करेंगे तो बंदरगाहों के प्रकारों में हमें देखने को मिल सकता है कि यात्री बंदरगाह, और भी इस तरीके से, और इस तरीके से हम डिवीज़न इसका कर सकते हैं। लेकिन अब बंदरगाहों का पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, तो उसके बारे में जो हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, या ध्वनि और जल प्रदूषण होता है। मतलब ध्वनि प्रदूषण तो होगा ही, जल प्रदूषण भी होगा, क्योंकि जहाज और कार्गो संचालन के कारण जो होता है वो ध्वनि प्रदूषण भी होता है और ये जल प्रदूषण भी होता है। तटीय क्षेत्र की क्षति, अब जैसे निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों के कारण, जैसे आप इस मैप को आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे मान लीजिए ये मैप है, इस मैप में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है इस इमेज में कि यहाँ पर देखिए बहुत सारा एरिया जो ये है, ये एक मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, और ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो सामान की जो है लदाई हो रही, इसके आसपास के एरिया में भी देखेंगे तो यहाँ पर जहाज वगैरह जब चलेंगे तो पानी का जो पानी जो है आसपास के एरिया में जो है कटान वगैरह भी करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि तटीय क्षेत्र को और कटान करेगा, या मान लीजिए कंक्रीट बना दिएगा, तब भी जो तटीय क्षेत्र हैं उनको, उनके निर्माण से उनके क्षति वगैरह तो होती ही है, क्योंकि आसपास का एरिया जो है पूरा इकोसिस्टम ये मतलब उसके लिए बेकार कर देते हैं। अब इसमें क्या है कि इसका समाधान क्या है, इसका समाधान क्या है कि ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब ऐसे पोर्ट, मतलब जो मानक है, मान लीजिए जैसे आपको किसी क्षेत्र के, आपको यहाँ पर बंदरगाह वगैरह जो बनाए गए हैं उसके लिए जितनी भी पर्यावरणीय ह्रास हुआ है, पर्यावरणीय ह्रास ह्रास जितना भी हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए कि आप नए पेड़ वगैरह लगाइए। और जो भी मतलब कि इस हरास को कंट्रोल, मतलब इस हरास जितना भी हरास वगैरह हो रहा है उसके एवज में आप नए पेड़ वगैरह लगाइए और ऐसी तकनीकों का उपयोग कीजिए जिससे क्या हो कि पर्यावरणीय प्रभाव से निपटा जा सके। मतलब कि जो ध्वनि और जल प्रदूषण, तटीय क्षेत्र की क्षति जो हो रही है उनसे जो है वो निपटा जा सके। तो ये तो होते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह के, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके प्रकार क्या हैं, उनके प्रभाव क्या हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। अब आगे हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से बंदरगाह भारत के प्रमुख हैं उनके बारे में। तो देखेंगे तो सर्वाधिक बंदरगाह जो भारत में है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में है और फिर गुजरात में है। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप दोनों जो है उनको याद रखेगा, इनसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो पहला है दीनदयाल कांडला बंदरगाह, इसको बोलते हैं। ये कच्छ की खाड़ी में स्थित आयात पत्तन है, मतलब यहाँ से आयात वगैरह होता है। या एक ज्वारी बंदरगाह है। ज्वारी बंदरगाह का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक ये एरिया मैं ले लेता हूँ, ये एक एरिया, यहाँ पर मान लीजिए ज्वार आता है तो पानी यहाँ पर रहता है, और भांटे की स्थिति मतलब जब ज्वार चला जाएगा तो पानी का जो स्तर है वो नीचे गिर करके यहाँ पर आ जाएगा। जब ज्वारी बंदरगाह मतलब जो ज्वार की स्थिति होगी तभी यहाँ पर जहाज आ पाएंगे। जब ज्वार की स्थिति नहीं होगी तो पानी नीचे रहेगा, जहाज नीचे ज़मीन पर लड़ने लगेंगे ना, इस वजह से जहाज नहीं आ पाते। ज्वारी बंदरगाह मतलब ज्वार की स्थिति बनेगी
तभी यहाँ पर जहाज वगैरह आ सकते हैं। यह एक मुक्त क्षेत्र घोषित है, मुक्त व्यापार क्षेत्र जो याद रखेगा घोषित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। दहेज की बात करेंगे तो देखिए जब दहेज की बात होगी, ये खंबात की खाड़ी में स्थित है, ये भी इसे रसायनों की आपूर्ति इससे की जाती है, किसे रसायनों की आपूर्ति इससे की जाती है। तो याद रखिएगा इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इससे रसायनों की आपूर्ति की जाती है। मुंबई बंदरगाह की बात करेंगे तो मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी। तो इसमें फैक्ट क्या निकले, एक तो प्राकृतिक बंदरगाह है, दूसरा क्या है सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह पेट्रोलियम उत्पाद का कारोबार किया जाता है, यहाँ पर क्या होता है पेट्रोलियम उत्पाद का कारोबार यहाँ से होता है। मुरमुआ गांव या मारमुआ गांव बोलते हैं, यह बंदरगाह गोवा राज्य में जुआरी नदी के ज्वारनद मुख पर बसा हुआ है, ज्वारनद पर बसा हुआ है, मतलब कि जैसे कोई नदी होती है उसके मुहाने के पास में ये बंदरगाह बना हुआ है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अब इसका क्या है कि इस बंदरगाह से ईरान को लौह अयस्क जो है वो निर्यात किया जाता है, यहाँ से ईरान को जाता है, कहाँ से मारमुआ गांव से ईरान ईरान को जाता है। अब इसमें और भी जैसे इसके बाद हम देखेंगे तो नावा सेवा है, इसको जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं। यह बंदरगाह मुंबई के समीप स्थित है, मुंबई बंदरगाह के समीप स्थित है, मतलब कि जब आप मुंबई का बंदरगाह देखेंगे तो उसी के पास में ये भी स्थित है। और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक सुविधाएं यहाँ, यह भारत के मतलब यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं एवं यह मुंबई का एक सहायक बंदरगाह है। तो याद रखिएगा नावा सेवा क्या है, मुंबई का एक सहायक बंदरगाह है। चूंकि उसके पास में चूंकि कृत्रिम है तो बड़ा भी बना दिया गया है और आधुनिक सुविधाएं से लैस कर दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मुंबई का सहायक है, ये भी याद रखिएगा। न्यू मैंगलोर की बात करेंगे तो न्यू मैंगलोर की जो बात होगी तो यह बंदरगाह कुद्रेमुख के लौह अयस्क का निर्यात, यहाँ इस बंदरगाह से कुद्रेमुख के लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है यहाँ से। यह मतलब कि जो ये बंदरगाह ये रेल लाइन और सड़क मार्ग से मुंबई से जुड़ा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोचीन की बात करेंगे तो यह जो है एक लगून में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया तथा पूर्वी एशिया के जाने के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अब इसमें जैसे आप समझ लीजिए, जैसे आप भारत का मैप आप देखते हैं तो ये भारत हो गया और यहाँ पर हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो होता क्या है कि जब जहाज़ वगैरह जाएंगे, ये हो गया कोचीन मान लेते हैं, यहाँ से जहाज़ वगैरह ठहरने के लिए या यहाँ से जाने के लिए एक महत्वपूर्ण, या यहाँ से इधर भी जाना है पूर्वी एशिया की तरफ, तब भी एक तरीके से कह सकते हैं जो एक रास्ता मुहैया कराता है, एक तरीके से याद रखेगा। कोचीन शिपयार्ड जो है वो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड, मतलब जहाँ पर जहाज़ वगैरह ठहरते हैं, तो कोचीन शिपयार्ड जो है वो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। तुतीकोरिन जो है, यहाँ देखिए जो कोचीन था वो कहाँ था, ये था केरल में। अब तुतीकोरिन की बात करेंगे, यह मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ समुद्री जल उथला होने के कारण, मतलब यहाँ पर समुद्री जल जो है वो उथला होने के कारण जहाज 5 किलोमीटर दूर खड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, अब यहाँ का जो जो वाटर लेवल है, मतलब यहाँ पर जल जो है वो बहुत छिछला जल है और ज़्यादा पास में जहाज आएंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए 5 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ पर जहाज जो होते हैं वो खड़े होते हैं। तो ये याद रखिएगा 5 किलोमीटर दूर जहाज खड़े होते हैं। और यह एक कृत्रिम खुला सागरी बंदरगाह है, मतलब यह एक कृत्रिम भी है और खुला सागरी बंदरगाह है। इस बंदरगाह से मुख्यतः पेट्रोलियम पदार्थ और लौह अयस्क का कारोबार किया जाता है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम पदार्थ और लौह अयस्क का कारोबार यहाँ से किया जाता है। यह आंध्र प्रदेश की बकिंघम नहर तथा तमिलनाडु की कंबर जुआ नहर से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा। और दोनों नहरें कैसी हैं, नौकागम हैं। कैसे नौकागम का मतलब इसमें से जहाज जो है नहरों से आ सकते हैं। तो अगर जो बात की जाएगी तो बकिंघम नहर और तमिलनाडु की कंबरजुआ नहर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से आराम से जो है वो जहाज वगैरह जो है इससे आ सकते हैं, नौकागम में है, नौकाएं वगैरह चल सकती हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन सा बंदरगाह बकिंघम नहर और कंबरजुआ नहर से जुड़ा हुआ है, तो ये चेन्नई बंदरगाह है। इसके बाद हम बात करेंगे तो बात आएगी एन्नौर की। तो एन्नौर की बात करेंगे तो यह देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज और निगमित बंदरगाह है, तो ये भी याद रखिएगा सबसे बड़ा कंप्यूटराइज और निगमित बंदरगाह। इसे एशियाई मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से विकसित किया गया है, तो याद रखिएगा। इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया है, मतलब जो चेन्नई बंदरगाह है उसके दबाव को कम करने के लिए जो है वो एन्नौर बंदरगाह स्थापित किया गया है, ये भी याद रखिएगा।
यहाँ से कोयले का आदान प्रदान किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब विशाखापत्तनम की बात करेंगे तो विशाखापत्तनम जो है यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो याद रखिएगा गहरा बंदरगाह है। यहाँ लौह अयस्क के निर्यात के लिए एक बाहरी बंदरगाह बनाया, मतलब बाहरी बंदरगाह बनाया गया है इसमें। अब इसमें क्या है, इसका पोताश्रय डाल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो डाल्फिन नोज पहाड़ी से घिरा हुआ है जो मानसूनी पवनों से सुरक्षित रहती है। जब भारत का मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हल्का सा उभार सा दिखेगा यहाँ पर, मतलब, और वो चूंकि आप जाने डाल्फिन नोज इस तरीके से निकला हुआ है, इस तरीके से, तो होता क्या है कि जब इस डाल्फिन नोज डाल्फिन की नोज के जैसे निकला हुआ है कि यहाँ पर जैसे बंदरगाह है, तो ये उधर से आने वाले, चूंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर मानसून जो होता है वो उत्तर पूर्व से आता है, तो उत्तर पूर्व से जब आता है तो इस वजह से क्या होता है कि ये वाला क्षेत्र जो है वो इस डाल्फिन नोच पहाड़ी के कारण मानसून इस तरफ नहीं प्रवेश कर पाता है, और पहाड़ी के दूसरी तरफ तो वर्षा वगैरह होती है, लेकिन दूसरी तरफ मानसूनी पवनें जो हैं यहाँ नहीं पहुँच पाती हैं, और इस वजह से विशाखापत्तनम जो होता है वो उससे बचा रहता है। अब ये डाल्फिन नोच की पहाड़ी, डाल्फिन नोच मतलब डाल्फिन की नाक के जैसे निकली हुई एक पहाड़ी जैसी है, डाल्फिन नोच उसको बोलते हैं, तो ये याद रख सकते हैं। अब ये क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, वो है विशाखापत्तनम है। अब बात करेंगे पारादीप की। पारादीप को आप जान रहे हैं कि ये कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। यह बंदरगाह महानदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा महानदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इसका पोताश्रय गहरा सदस्य है, मतलब काफ़ी गहरा है पोताश्रय, तो याद रखिए। इसका पृष्ठ प्रदेश क्या होता है, आप याद रखिएगा, जिसको हिंटरलैंड बोलते हैं। मान लीजिए जैसे कोई ये भारत का मैप हो गया, यहाँ पर क्या है कि कोई बंदरगाह है। अब ये बंदरगाह अपने आसपास के क्षेत्रों में जितने एरिया में अपनी सुविधाएं मुहैया कराता है, इसका प्रभाव क्षेत्र जहाँ तक, उसी को उसको क्या बोलते हैं, उसी को उसका क्या बोल दिया जाता है, वो उसका क्या होता है कि हिंटरलैंड कहलाता है, या इसको कह सकते हैं पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। अब ये तो इसका पृष्ठ प्रदेश जो, अगर जो बात करेंगे तो इसके पृष्ठ प्रदेश में उड़ीसा आता है, उत्तरी आंध्र प्रदेश आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ में, मतलब इसका जो पृष्ठ प्रदेश उत्तरी आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में फैला है। इस बंदरगाह को किरीबुरू क्षेत्र से लोहा और मैंगनीज जापान को निर्यात किया जाता है, तो याद रखिएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं कहाँ से किया जाता है, प्रश्न ये आ सकता है कि भारत के किस बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, पारादीप। अब बात करेंगे कोलकाता बंदरगाह की। तो कोलकाता बंदरगाह, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। यह बंदरगाह समुद्र तट से 148 किलोमीटर दूर हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। अब इसमें जब हम बात करेंगे तो देखिए क्या है कि जब इसकी बात की जाएगी तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से है, और यहाँ से इस तरीके से, अब जान रहे गंगा नदी से आई हुई, गंगा की जो है एक डिस्ट्रीब्यूटरी कह सकते हैं, इससे निकली हुई एक नदी है, जो इससे एक धारा है जो यहाँ पर आई हुई है, अब जिसको बोलते हैं हुगली। तो हुगली का बंदरगाह जो है वो मुख्य जो इससे है वो 148 किलोमीटर, मतलब इस तरीके से नदी आ रही है। ये हो गया समुद्र क्षेत्र, बंदरगाह जो है वो यहाँ पर हो गया, ये हो गई हुगली, ये हो गई हुगली, और बंदरगाह हो गया कोलकाता ये। और इसके मुहाने यहाँ पे देखेंगे तो हल्दिया है यहाँ पर, तो इस तरीके से है। तो ये इसकी दूरी कितनी है, 148 किलोमीटर, ये भी ये इस तरीके से है, तो याद रखेगा। अब ये इसमें क्या है कि इसका मुख्य पोताश्रय जो है, इसका पोताश्रय मतलब कि जो है उसको क्या बोला जाता है, खिदिरपुर बोला जाता है। यह समुद्र स्थित पोताश्रय, मतलब एवं समुद्र में, मतलब कि जो इसके समुद्र के पास में जो पोताश्रय स्थित है उसको बोलते हैं डायमंड हार्बर, और जिसके पास में स्थित मुख्य पोताश्रय उसको बोलते हैं खिदिरपुर। तो दोनों आपको याद रखने हैं, खिदिरपुर और डायमंड हार्बर दोनों। यह मतलब कि जो बंदरगाह है यह गंगा घाटी का प्रमुख सामुद्रिक द्वार कहलाता है, प्रमुख सामुद्रिक द्वार कहलाता है। अब जो ये जैसे आप देखेंगे तो ये जो कलकत्ता बंदरगाह है ये अपनी सेवाएं यूपी को और बिहार को और आसपास के जितने भी एरिया हैं उन सबको ये अपनी सुविधाएं मुहैया कराता है, एमपी वगैरह को, सबको ये क्या है अपनी सुविधाएं मुहैया कराता है, क्योंकि ये सब सभी जो है वो लैंड लॉक जो है वो स्टेट है, इनका कोई अपना कोई समुद्री सीमा तो है नहीं, तो ये अपनी सेवाएं जो है वो इन सबको मुहैया कराता है। कौन, कोलकाता बंदरगाह। अब बात करेंगे हल्दिया बंदरगाह की। यह कोलकाता बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है। तो कोलकाता का सहायक बंदरगाह कौन है,
तो ये कौन सा है, ये हल्दिया बंदरगाह है, याद रखिएगा हल्दिया बंदरगाह। इसे कोलकाता बंदरगाह में गाद जमाव के निस्तारण के लिए बनाया गया था, क्योंकि गाद वगैरह जम जाता है, क्योंकि अंदर तक ज़्यादा अगर जो जो जहाज वगैरह जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, गाद का जमाव, तो उसके निस्तारण के लिए बनाया गया था। यहाँ तेल एवं कोयले के सुसज्जित टैंकर मतलब की सुविधा यहाँ पर जो है वो उपलब्ध है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब और जब हम बात करेंगे तो जहाज रानी मंत्रालय का गठन कब किया गया, ये आ सकता है 2009 में किया गया। जहाज तोड़ने का कारखाना कहाँ है, अलंग में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तो हालांकि इससे प्रश्न ज़्यादा नहीं आते हैं, पहले के टाइम पे आते रहते थे, क्योंकि अब जब परीक्षा का प्रश्न जब बदल रहा है तो इससे इस तरीके के एक फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा ना बन करके आपको कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट के साथ साथ में भी आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, तभी आप उसको कर पाएंगे। तो अब इस तरह से नहीं आता, लेकिन आप हाँ इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्जामों के लिए या आ सकता है किसी भी एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। अलंग कहाँ है, तो गुजरात में है। ये जहाज तोड़ने का कारखाना है यहाँ पर। अब जहाज तोड़े कौन से जा रहे हैं, मतलब जो जहाज यूज में नहीं आ रहे हैं उनको तोड़ने के लिए यहाँ पर कारखाना जो है वो बनाया गया है। तो ये रहा आज का वीडियो। अब इसमें लगभग बंदरगाह से रिलेटेड सारे जो टॉपिक थे वो मैंने आपको कवर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गए होंगे, क्योंकि अब ये जो बंदरगाह कवर होगा, इसके आने वाले वीडियो में जब हम बात करेंगे तो हम किन क्षेत्रों की बात करेंगे, तो आइए हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आने वाले वीडियो में जैसे देखिए, अब बंदरगाह हो गया है, अभी देखिए परिवहन में देखेंगे तो अभी अभी कई सारे जैसे जल परिवहन, और जल परिवहन के साथ साथ हम देखेंगे तो रेल परिवहन और वायु परिवहन, ये सारे टॉपिक जो हैं वो अभी बचे हुए हैं। अब इसमें क्या है कि अब जैसे सड़क भी है, सड़क परिवहन भी है। अब इसके साथ साथ में हम देखेंगे तो परिवहन के बाद जब अगर जो देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि क्या छूटा हुआ है। तो परिवहन के बाद में हम जब देखेंगे तो अभी जैसे आपको देखने को मिलेगा नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क हो गया अभी बचा हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बचा हुआ है, और इस तरीके से जो है टॉपिक हैं वो भी बचे हुए हैं। अभी भी देखिए खनिज बचा हुआ है, खनिज वाला सेक्शन है, खनिज के साथ साथ में उद्योग है, उद्योग है, ये वाले सेक्शन। अब ये वाले सेक्शन जो है वो बचे हुए हैं, इनको मैं जल्दी से जल्दी कवर करूँगा। अब देखिए देखिए, अब जैसे ये एक तरीके से कह सकते हैं जो आप लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके जो वीडियो बनाई जा रही है, ये एक नया इनोवेटिव तरीका है, ताकि आपको, चूँकि होता क्या है कि जब व्हाइट बोर्ड पे चीज़ें बताई जाती हैं तो व्हाइट बोर्ड पर जगह सीमित होती है, सारे फैक्ट उस पे आ नहीं पाते हैं, और इनमें वीडियोज़ में कुछ समझाने लायक होता भी नहीं है। ये एक तरीके से कह सकते हैं आपको पूरा का पूरा एक तरीके से मैटर है, जिसको एक इकट्ठा कर करके आपके सामने लाया जाता है, इसमें कुछ समझाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। इस वजह से ये मैं व्हाइट बोर्ड पन्ना बता करके इसको लैपटॉप की स्क्रीन पे बता रहा हूँ। आने वाले समय में व्हाइट बोर्ड पर भी वीडियो आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो जितने भी फैक्चुअल वीडियो हैं, टॉपिक हैं, उनको सब मैं इसी लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके आपके सामने ले करके आऊँगा। अब चूँकि ये सारे टॉपिक जो हैं वो ऐसे ही इस वजह से अभी फ़िलहाल आ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जब कोई समझाने वाला टॉपिक होगा तो मैं आपके लिए उसके ऊपर वीडियो ले करके मैं आऊँगा, मतलब कि व्हाइट बोर्ड पर। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।